आज है हमारा लेक्चर 31। कल हमने बेसिकली एसेट्स के बारे में पढ़ा। हमने कहा एसेट्स जो हैं वो आपके तीन तरह के, यानी ये जो हम एसेट्स के टॉपिक पढ़े हैं ये तीन तरह के एसेट्स पे अप्लाई होते हैं। नंबर 1 डेप्रिशिएबल एसेट, नंबर 2 इंटेंजिबल एसेट्स और नंबर 3 कैपिटल एसेट्स। ठीक है, हमने पढ़ा क्या? हमने कहा कब ये समझा जाएगा कि किसी भी पर्सन ने एसेट को एक्वायर कर लिया है, और जब एक्वायर करेगा तो उसकी कितनी कॉस्ट रिकग्नाइज करेगा। और फिर हमने ये पढ़ा कि किस स्टेज पे या किस कंडीशन पे ये समझा जाएगा कि एसेट डिस्पोज ऑफ हो गया है। और जब एसेट डिस्पोज ऑफ होगा तो ऑब्वियसली उसकी कंसीडरेशन रिसीव्ड रिक्वायर्ड होती है, तो उसकी कंसीडरेशन रिसीव्ड क्या होगी। डिफरेंट सिनेरियोज में हमने उसको पढ़ा। ठीक है, एक हमारा टॉपिक रह गया था बैंकिंग चैनल वाला, वो इंशाल्लाह हम कंप्लीट करें। उसके बाद मैं इंशाल्लाह पूरा इनकम फ्रॉम बिजनेस आपको रिवाइज करवाऊंगा कि उसमें हमने क्या क्या पढ़ा। ठीक है, तो वो हम फिर इसके बाद देखते हैं इंशाल्लाह। कह रहे जी परचेज ऑफ एसेट्स थ्रू बैंकिंग चैनल। आपने जो एसेट्स है ना वो बैंकिंग चैनल से खरीदने हैं। अब जाहिर बात है, आपने याद है सेक्शन 21 में आपने पढ़ा था जो भी एक्सपेंडिचर्स आपने करने हैं, ठीक है, वो बैंकिंग चैनल से करने हैं। सैलरीज आपने पे करनी है बैंकिंग चैनल से, लेकिन उन्होंने एक लिमिट बताई। ठीक है, जैसे उन्होंने कहा अगर सिंगल अकाउंट है 250,000 से एक्सीड करता है तो तब बैंकिंग चैनल यूज करेंगे। सैलरी पर मंथ 25,000 से ज्यादा है तो उस केस के अंदर बैंकिंग चैनल यूज करेंगे। कम वाली भी आप कैश में भी पे कर दें, कोई मसला नहीं। यहाँ पे भी ना एसेट्स के अंदर भी एक लिमिट बताई गई है। वो लिमिट क्या है? उसने कहा अगर इमोल प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं ना और उसकी फेयर मार्केट वैल्यू ग्रेटर देन 5 मिलियन यानी 50 लाख से ज़्यादा है, तो आपने क्या करना है? बैंकिंग चैनल से उस एसेट को परचेज करना है। और अगर इमोल प्रॉपर्टी के अलावा कोई भी एसेट है एनी नेचर, तो उसको आपने उसकी फेयर मार्केट वैल्यू अगर 1 मिलियन से ज़्यादा है यानी 10 लाख से वो ज़्यादा की मालियत का है फेयर मार्केट वैल्यू उसकी, तो उस केस के अंदर वो भी आपने बैंकिंग चैनल से परचेज करना है। ये कॉन्सेप्ट है टोटल। आगे कह रहे ऊपर उसने कह दिया 9% और नीचे कह दिया अदरवाइज देन, इन मोड्स के अलावा नहीं कर सकता। तो सारे वो कह रहे हैं क्रॉस चेक है, क्रॉस डिमांड ड्राफ्ट है, पे ऑर्डर है, क्रॉस बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट है। मतलब उसने सारे बैंकिंग चैनल्स इन शॉर्ट बताए हैं कि ये आप बैंकिंग चैनल्स को यूज कर सकते हैं। आगे वो कह रहे हैं जी नेक्स्ट लाइन में, इन केस ऑफ इमोल प्रॉपर्टी फेयर मार्केट वैल्यू मीन्स हायर ऑफ वैल्यू नोटिफाइड बाय द बोर्ड या वैल्यू फिक्स्ड बाय प्रोविंशियल अथॉरिटी फॉर द पर्पज ऑफ स्टैम्प ड्यूटी। अच्छा, अभी इस तरह है कि एफबीआर ने ना हर इलाके की फेयर मार्केट वैल्यू डिटरमिन की हुई है। एफबीआर की वेबसाइट पे अवेलेबल भी है कि इस एरिया, अब कोई भी सेक्टर उठा ले वहाँ पे उसने बताया हुआ इस एरिया की फेयर मार्केट वैल्यू ये है, इस एरिया की फेयर मार्केट वैल्यू ये है। ठीक है, वो कह रहा है अब आपने दो वैल्यूज लेनी है। एक जो प्रोविंशियल अथॉरिटी, जब भी आपकी रजिस्ट्रेशन होती है ना आपकी बाइंग सेलिंग की, तो प्रोविंशियल अथॉरिटी के पास भी जो है वो भी अपनी जो है वो बेसिकली टैक्सेस ले रहे होते हैं। ठीक है, कैपिटल वैल्यू टैक्स वगैरह ट्रांसफ़र के ऊपर, वो इनकम टैक्स की नेचर में नहीं आता, वो अदर टैक्सेस होते हैं। तो वो उन्होंने भी वैल्यू कोई ना कोई एस्टिमेट की हुई होती है कि इस प्रॉपर्टी की क्या वैल्यू है। उन्होंने भी हर इलाके के हिसाब से उनकी वैल्यू एस्टिमेट की हुई होती है। तो वो कहता है कि जो एफबीआर ने जो वैल्यू डिटरमिन की हुई है वो, और जो प्रोविंशियल अथॉरिटीज़ ने जो डिटरमिन की हुई है वो, उनमें से जो ज़्यादा होगी वो समझी जाएगी इमोल प्रॉपर्टी की फेयर मार्केट वैल्यू। क्लियर है? है 68 आपने पढ़ा हुआ ना, फेयर मार्केट वैल्यू चैप्टर 4 में। याद है फेयर मार्केट वैल्यू का आपने पढ़ा था कि इमोल प्रॉपर्टी के केस में बोर्ड डिटरमिन करेगा और मूवेबल प्रॉपर्टी के केस में कमिश्नर डिटरमिन करेगा जिनकी नहीं हो रही। फेयर मार्केट वैल्यू का एक कॉन्सेप्ट था बिल्कुल एंड में, कॉमन रूल्स में हमने पढ़ा था। ये वही 68 सेक्शन, उसमें आप देखिएगा, ये आपको मिल जाएगा। वो कह रहे हैं इन केस द ट्रांजेक्शन इज नॉट अंडरटेकन इन द मैनर स्पेसिफाइड अबव। आप नहीं करते बैंकिंग चैनल से ट्रांजेक्शन, जो उसने बताई हुई है कि इतनी वैल्यू से ज़्यादा की आपने ट्रांजेक्शन बैंकिंग चैनल से करनी है, आप नहीं करते। फिर क्या होगा? कह रहे सच एसेट शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर एनी अलाउंस अंडर सेक्शन 22, 23, 24 एंड 25 ऑफ दिस ऑर्डिनेंस। 22 है आपका डेप्रिसिएशन का, 23 है आपका इनिशियल अलाउंस का, 24 है आपका अमोर्टाइजेशन वाला
इंटेंजिबल्स का जो आपने पढ़ा था, 25 है आपका प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर का। उसने कहा आपको इसमें से कोई भी एक्सपेंस नहीं मिलेगा अगर आप बैंकिंग चैनल से नहीं करेंगे। और दूसरा कह रहा है सच अमाउंट शैल नॉट बी ट्रीटेड एज कॉस्ट अंडर सेक्शन 76 ऑफ द ऑर्डिनेंस फॉर कंप्यूटेशन ऑफ एनी गेन ऑन सेल ऑफ सच एसेट। और कह रहा है जब आप बेचेंगे तो फार्मूला क्या होता है, कंसीडरेशन रिसीव्ड माइनस कॉस्ट, ऐसा ही है। तो कह रहा है कि ये हम कॉस्ट भी आपकी कंसीडर नहीं करेंगे जितने आपने कैश में पैसे दिए, वो हम कॉस्ट कंसीडर आपकी नहीं करेंगे जो आपने कैश में पैसे दिए। इसका मतलब है जितनी कंसीडरेशन रिसीव्ड आप लेंगे, फॉर एग्जांपल एक प्लॉट है 60 रुपये उसकी 60 लाख उसकी फेयर मार्केट वैल्यू थी, मैंने कैश में ख़रीद लिया और मैंने उसको 80 लाख का बेच दिया। अब 80 लाख में जब मैं बेचूंगा तो प्लॉट तो डेप्रिशिएट नहीं होता, तो ठीक है। तो अगर होता भी होता, लेट सपोज कोई ऐसा एसेट जो होता तो उसकी डेप्रिसिएशन भी नहीं मिलनी थी। उसके अलावा जब मैं उसे प्लॉट को बेचा 80 लाख रुपए का, तो एक्चुअल में मेरा गेन कितना बनता है, 80 माइनस 60, 20 लाख। लेकिन लॉ कहते हैं नहीं, हम ये कॉस्ट भी आपकी नहीं मानेंगे, 80 माइनस 0 होगा, यानी 80 लाख सारा आपका गेन समझा जाएगा। ठीक है, यानी पीनलाइज किया जा रहा है कि भाई आपने बैंकिंग चैनल यूज करना है। आगे कह रहा है इसके अलावा सच पर्सन शैल पे पेनल्टी ऑफ 5% ऑफ द FBR वैल्यू और DC रेट विच एवर इज हायर इन केस ऑफ इमोल प्रॉपर्टी। पेनल्टी भी लगाई जाएगी 5% अगर वो बैंकिंग चैनल से नहीं खरीदेगा तो। जी कोई क्वेश्चन है तो बताएं। चैप्टर हमारा 8 भी क्लोज हो गया। अभी मैं आपको एक दफ़ा ना सारा रिवाइज करवाता हूँ इंशाल्लाह, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन होगा आप लोगों का कि हमने क्या क्या पढ़ा। और उसके बाद जो है ना नेक्स्ट वो आपको हम अभी वो डिस्कस करते हैं, वो जो फॉर्मेट है इसका। अच्छा जी, सबसे पहले हम बात करें तो हमने पढ़ा क्या क्या। हमने देखे सबसे पहले क्या पढ़ा, हमने कहा जी बिजनेस क्या है। एंड में ना इसकी पिक्चर बेशक ले लीजिएगा। हमने सबसे पहले पढ़ा, अभी गौर से सुने, हमने सबसे पहले पढ़ा बिजनेस क्या है। तो हमने कहा कोई भी ऐसी एक्टिविटी, ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, वोकेशन, प्रोफेशन, ठीक है, लेकिन वो इन द नेचर ऑफ बिजनेस होनी चाहिए। ठीक है, उसमें एम्प्लॉयमेंट शामिल नहीं है। उसने आपको बिजनेस की डेफिनेशन दे दी, नंबर 1। नंबर 2 उसने फिर आपको बताया, अच्छा मैं अब आपको बताता हूं कि इनकम फ्रॉम बिजनेस क्या होती है। बिजनेस तो बता दिया कि बिजनेस क्या है, अब आपको बताते हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस क्या है। अच्छा जी, इनकम फ्रॉम बिजनेस में उसने कहा कि नॉर्मली बिजनेस के जो प्रॉफिट्स एंड गेन्स होते हैं वो, फिर उसने कहा कोई भी आप बेनिफिट लेते हैं वो, फिर अगर कोई भी AOP है वो अपने मेंबर्स को कोई भी बेनिफिट दे रही है, गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, वो उसके लिए इनकम है। फिर उसने स्पेशलाइज्ड सेक्टर्स में आ गया, उसने कहा जैसे बैंक्स के लिए इंटरेस्ट कमाना इनकम फ्रॉम बिजनेस है, मैनेजमेंट कंपनी के लिए मैनेजमेंट फ़ी है, लीजिंग कंपनीज के लिए लीज के ऊपर जो उनको रेंटर्स आते हैं वो उनके लिए बिजनेस है। इस तरह उसने फिर स्पेशलाइज्ड बातें करनी शुरू कर दी। उसके बाद उसने आपको फिर एक और कॉन्सेप्ट दिया स्पेकुलेशन बिजनेस का, स्पेकुलेशन बिजनेस। अच्छा, स्पेकुलेशन बिजनेस का कॉन्सेप्ट क्या दिया उसने कहा, अगर देखा जाए टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये एक सेपरेट हेड ऑफ इनकम ही कंसीडर, आपने लिखना नहीं है, लेकिन उसने जो इसको कैरेक्टरिस्टिक्स दी ना उसके मुताबिक ये एक सेपरेट हेड ही समझा जाता है। सबसे पहले उसने बताया है क्या, उसने कहा स्पेकुलेशन बिजनेस वो बिजनेस है जिसके अंदर परचेज एंड सेल ऑफ कमोडिटी तो होती है, परचेज एंड सेल का कॉन्ट्रैक्ट तो होता है, लेकिन फिजिकल ट्रांसफर इन्वॉल्व नहीं होती। लेकिन उसने 3 एक्सेप्शंस भी आपको दे दी इसके अंदर, स्पेकुलेशन के अंदर। ठीक है, फिर उसने कहा इसको आपने बिल्कुल सेपरेट रखना है अपने नॉर्मल बिजनेस से। इसका अगर लॉस आ जाए तो इसका लॉस क्या करेंगे, सिर्फ की स्पेकुलेशन इनकम आ रही है उससे माइनस करेंगे। उसके अलावा अगर लॉस एडजस्ट नहीं होता, सेट ऑफ नहीं हो रहा, तो कैरी फॉरवर्ड करेंगे अगले 6 सालों तक। ठीक है, तो ये उसने कॉमन एक्सपेंसेस हैं आपके नॉर्मल बिजनेस के, स्पेकुलेशन के तो आपने अपोर्शन करने हैं। तो ये बेसिकली हमने स्पेकुलेशन के अंदर ये चीज़ें पढ़ी। तो यहाँ पे देखिए सिर्फ उसने 3 टॉपिक्स आपको बिजनेस इनकम, बिजनेस के बारे में दिए। उसके बाद वो शुरू हो गया डिडक्शन एक्सपेंसेस के ऊपर, आपके चैप्टर 7 भी चैप्टर 8 भी।
ठीक है। अब उसने सबसे पहले आपको कहा कौन कौन सी डिडक्शंस आपको अलाउड होंगी। अब उसने आपको कहा कौन कौन सी डिडक्शंस अलाउड होंगी। उसने कहा सारी जो बिजनेस के लिए हैं, सारी जो बिजनेस के लिए हैं वो आपको अलाउड होंगी, ऐसा ही है। फिर उसने आपको कहा वो एनिमल वाला केस था, जिसमें उसने कहा कि अगर आपकी वो इन्वेंट्री नहीं है और अगर वो आपका यूजलेस या डिसेबल हो जाता है तो उस केस के अंदर भी जो आप जितने का बेचेंगे वो माइनस करके जो आपका लॉस आ रहा है वो आप क्लेम कर लें। उसके बाद नेक्स्ट उसने आपसे क्या कहा, उसने कहा जो कैपिटल एसेट्स है ना उनके ऊपर, जो डेप्रिसिएबल एसेट और इनटेंजिबल्स हैं उनके ऊपर आपको डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन मिलेगी। कैसे मिलेगी? और एक उसने प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर की भी बात की थी। प्री कमेंसमेंट, इनके ऊपर आपको क्या मिल जाएगी? डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन। कैसे मिलेगी? चैप्टर 8 में हमने पढ़ा। उसके बाद नेक्स्ट उसने अमलगमेशन की बात की, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसने कहा था अमलगमेशन के भी एक्सपेंसेस आप अमलगमेटेड कंपनी क्लेम कर लेगी। ठीक हो गया, यहाँ तक कोई क्वेश्चन तो नहीं है ना? आगे चलते हैं। उसके बाद उसने कहा कौन कौन सी डिडक्शंस नहीं मिलेंगी, डिडक्शंस नॉट अलाउड। ये तो सेक्शन आपको याद होना चाहिए, याद है? वेरी गुड, ये 21 सेक्शन है आपका। इसमें सबसे पहले उसने क्या कहा आपको, कोई भी इनकम टैक्स आपने पे किया है ना, इन सिंपल वर्ड्स बता रहा हूं, कोई भी इनकम टैक्स अगर आपने पे किया है तो आपको नहीं मिलेगा, चाहे पाकिस्तान में पे किए चाहे फॉरेन पे किए, यानी अपनी इनकम के ऊपर कोई भी टैक्स पे किया नहीं मिलेगा। दूसरे नंबर के ऊपर उसने कहा अगर किसी ने आपका विद होल्डिंग टैक्स काट लिया है तो वो भी आप एक्सपेंस क्लेम नहीं करेंगे। ठीक है। उसके बाद कह रहा है कोई ऐसा एक्सपेंस जिसके ऊपर आपने टैक्स डिडक्ट, कोलेक्ट या डिपॉजिट नहीं कराया, कोई भी ऐसा एक्सपेंस जिसके ऊपर आपने टैक्स काटना था, दूसरी पार्टी से कलेक्ट करना था, तो या तो आपने वो काटा नहीं, डिडक्ट नहीं किया, या कलेक्ट नहीं किया, या डिडक्ट या कलेक्ट कर लिया लेकिन अपनी जेब में ही पड़ा हुआ है, आपके FBR को नहीं जमा कराया आपने, डिपॉजिट नहीं कराया, तब भी ऐसा होगा। फिर उसने एक बात की कमीशन की। कमीशन में उसने कहा कि अगर थर्ड स्केड्यूल आइटम के ऊपर आप कमीशन दे रहे हैं, ठीक है, तो 0.2% से ज़्यादा नहीं होगी, 0.2% से ज़्यादा डिसअलाउ हो जाएगी। लेकिन हाँ, अगर दूसरा बंदा एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में है तो जितनी मर्जी कमीशन दे दें, कोई मसला नहीं। उसके बाद नेक्स्ट हमने एक पॉइंट पढ़ा था इंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर का। इंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर का रूल भी है अलग से, ठीक है। तो उसने कहा एज पर रूल्स होगा तो ठीक है, वरना नहीं। रूल्स में हमने क्या पढ़ा इंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर का, कि फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस होना चाहिए, बायर कर रहे हैं तो हेड ऑफिस से रिलेटेड हो या बिजनेस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड हो, यहाँ हो रहा हो फॉरेन कस्टमर्स के ऊपर हो रहा हो, लोकल क्लाइंट्स मीटिंग्स हो रही हो, शेयर होल्डर्स की मीटिंग्स हो रही हो, ठीक है, एजेंट्स की आपकी मीटिंग हो रही हो, इस तरह की चीज़ें थी, या ब्रांचेज ओपन कर रहे हैं उसके ऊपर खर्चे हो रहे हैं, तो इस तरह के उन्होंने इंटरटेनमेंट में अलाउ किए थे। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमने एक और पॉइंट पढ़ा, कौन सा? 3 हमने पॉइंट्स पढ़े थे एम्प्लॉयज फंड के, एम्प्लॉयज फंड्स। अच्छा, एम्प्लॉयज के फंड्स कौन से? पोस्ट एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। उसने कहा अगर तो रिकग्नाइज्ड नहीं है वो तो सारा एक्सपेंस डिसअलाउ, और अगर रिकग्नाइज्ड है तो 50% डिसअलाउड और 50% अलाउड। और उसने कहा था कि अगर आप किसी ऐसे फंड में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं जिसमें आगे विद होल्डिंग की अरेंजमेंट्स नहीं है, उसमें 149 का रेफरेंस आ रहा है, तो तब भी आपको एक्सपेंस डिसअलाउ। तो यहाँ पे हमने बेसिकली एम्प्लॉयज फंड से रिलेटेड 3 पॉइंट्स पढ़े थे, ऐसा ही है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपको पॉइंट आ रहा था वो क्या आ रहा था? उसने कहा कि कोई फाइन या पेनल्टी, फाइन या पेनल्टी कौन सा? कोई लॉ, गवर्नमेंट का लॉ, रूल और रेगुलेशन की वायलेशन में जो आपने पे किया है वो आपको एज एक्सपेंस अलाउ नहीं होगा। खर्चा तो हुआ आपका, जाहिर बात है आपने पे किया है, लेकिन वो आपको अलाउ नहीं होगा। उसके बाद क्या है? पर्सनल एक्सपेंसेस।
पर्सनल एक्सपेंसेस आपको अलाउ नहीं होंगे। ये तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल भी यही कहता है, ऐसा ही है यार। मोबाइल रख दो, इधर देखो, पर्सनल एक्सपेंसेस। उसके बाद आपने कहा कि अगर आप मेंबर्स को कोई भी पेमेंट करते हैं, ठीक है, मेंबर्स पेमेंट्स, जैसे मेंबर्स को आपने देखा ना, सैलरी पे की जाती है, इंटरेस्ट पे किया जाता है, कमीशन पे की जाती है, वो कहता है, टैक्स वाले कहते हैं नहीं, ये सारी इसकी ड्राइंग्स हैं, इसमें से कोई भी इसका एक्सपेंस नहीं है। ठीक हो गया। उसके बाद उसने कहा कोई भी अमाउंट आप कैपिटलाइज कर दें या रिजर्व फंड में ले जाएं, तो वो भी बेसिकली आपकी क्या होगी, एक्सपेंस आप क्लेम नहीं कर सकते। नहीं, वो नहीं है, वो तो आप कर सकते हैं। कैपिटलाइज मीन्स जो इक्विटी में कैपिटलाइज नहीं करते, ये वो वाली अमाउंट्स। जैसे वो इतने सारे फंड्स होते हैं, सरप्लस फंड, शेयर प्रीमियम, इस तरह के जो भी आप फंड हैं आप उसमें मेंटेन कर रहे हैं, सिंकिंग फंड्स बनाते हैं आप, इस तरह की जो चीज़ें, रिटेन्ड अर्निंग्स भी, हाँ बिल्कुल रिटेन्ड अर्निंग्स भी हो सकती है। अच्छा, उसके बाद जो है यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद उसने कहा था फिर बैंकिंग चैनल। बैंकिंग चैनल के अंदर ना उसने दो चीज़ें छेड़ी आपकी, कौन कौन सी, एक वैसे 250,000 अकाउंट हेड वाली और एक सैलरी वाली 25,000। इस तरह याद रखेंगे ना, आपको कंबाइंड याद रहेगा। उसने कहा कि आपने ना कोई भी अकाउंट हेड, सिंगल अकाउंट हेड जो 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा है, उसकी आपने सारी पेमेंट बैंकिंग चैनल से करनी है। फिर उसने ट्रांजैक्शन वाइज एक्सेप्शंस दे दी कि 25,000 तक की ट्रांजैक्शन आप बैंकिंग चैनल से बेशक ना करें, यूटिलिटी बिल्स बेशक बैंकिंग चैनल से पे ना करें, फ्री चार्जेस हैं, इस तरह के गवर्नमेंट के टैक्सेस लिवीज हैं, वो आप पे ना करें। सैलरी का उसने कहा कि 25,000 से ज़्यादा की आप जो है बैंकिंग चैनल से पे करेंगे, अदरवाइज आप बैंकिंग चैनल से बेशक मत पे करें। कर भी दें तो कोई मसला नहीं, उनके ऊपर कोई मसला नहीं है। ठीक है, अगर 10,000 की आप किसी को ये नहीं कहेंगे कि नहीं आपको तो बैंक से दे नहीं सकते, उसको भी दे सकते हैं। ठीक है, आप कैश में भी दे सकते हैं, बैंक से भी दे सकते हैं। हाँ, इनको जब ज़्यादा वालों को देंगे तो वो डिसअलाउ होंगी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एक पॉइंट पढ़ा था आपने कि वो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग जो अनरजिस्टर्ड बंदों को जो सेल्स करते हैं, जो रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड इन सेल्स टैक्स हैं, तो उसमें हमने कहा था ना कि अगर एक किसी अनरजिस्टर्ड बंदे को आप 100 मिलियन से ज़्यादा की सेल करेंगे तो फिर उसकी प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस डिसअलाउ हो जाएंगे। ठीक है। एक आपने फार्मास्यूटिकल वाला पढ़ा था, हाँ, फार्मास्यूटिकल वालों के लिए था कि 10% तक वो अपनी एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं। ठीक है। एक आपने इसके अलावा और पढ़ा था इंटीग्रेशन वाला, ये सिर्फ मैं कीवर्ड्स लिख रहा हूं। इंटीग्रेशन वाले में आपने क्या पढ़ा था, इंटीग्रेशन वाले में आपने पढ़ा था जिन लोगों ने अपने आप को इंटीग्रेट करना है ना एफबीआर के सिस्टम के साथ, वो अपने आप को इंटीग्रेट नहीं करते ना, तो फिर उस केस के अंदर भी उनको वो एक्सपेंसेस उनके डिसअलाउ होंगे। 8% तक हमने पढ़ा था मैक्सिमम लिमिट है उसकी। अच्छा, एक पॉइंट हमने यूटिलिटी बिल्स वाला भी पढ़ा था, याद है? लेकिन ये अभी तक उसने कहा था यूटिलिटी बिल्स जो हैं वो भी आपको डिसअलाउ हो जाएंगे अगर वो आप लिमिट्स क्रॉस करेंगे जो प्रिस्क्राइब्ड हैं, लेकिन लॉ में अभी तक यूटिलिटी बिल्स की कोई भी लिमिट प्रिस्क्राइब नहीं हुई। यहाँ तक क्लियर है? आगे चलें, कुछ चीजें रिकॉल हो रही है ना? क्या ये पर्सनल एक्सपेंसेस कौन से? नहीं हो सकता, मैंने असल में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको रिकॉल करवाए हैं, हो सकता है एक दो रहते हो। हैं कौन से? इसका मतलब तैयारी हो रही है। हो गए सारे। अच्छा, यहीं पे वैसे एक दो पॉइंट्स हो रहे हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। अच्छा, यहाँ पे वो कह रहा है कि आपके ना एक उसने पॉइंट छेड़ा यहां पे, उसने कहा रियल प्रॉफिट्स, लॉसेस, गेन्स लेंगे और नोशनल नहीं लेंगे। नोशनल कौन से होते हैं? अनरियलाइज्ड।
दोबारा ये नोशनल में सबसे जो मेन एग्जांपल्स हैं वो आपको पता ही है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। प्रोविजन में हम क्या कहते हैं, भाई हमारे अभी तक कोई डेट बैड तो नहीं हुआ, लेकिन हमें है कि 5% हमारे हो जाएंगे। इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट, एसेट आपका वहीं का वहीं पड़ा हुआ है, आप कहते हैं इम्पेयर हो गया ये, ठीक है। इसी तरह एसेट्स की रीवैल्यूएशन, एसेट वहीं का वहीं पड़ा हुआ है, कोई गेन तो नहीं हुआ, वैसे ही सब कुछ है, तो आप कहते हैं नहीं अभी एसेट इतने का हो गया मेरा, ठीक है। तो ये सारे नोशनल। इसी तरह एक्सचेंज गेन लॉस बड़ा इंपॉर्टेंट, वो भी नोशनल है। आपकी जेब में $1, आपने $1 खरीदा, ठीक है, उस टाइम था $100 का, और आज भी आपकी जेब में $1 ही पड़ा है और आज 150 का हो गया, तो आप कहेंगे अब तो मुझे $50 का इनकम हो गई है मुझे, तो लेकिन अभी तक रियलाइज नहीं हुई। रियलाइज कब होगी, जब आप उस चीज को बेचेंगे, ठीक है। तो यहां पे वो कहता है कि रियल वाले लेंगे जो रियलाइज्ड हो गए हैं। आपको रियलाइज कब होते हैं, बेचने के बाद एसेट्स के ऊपर। और इसी तरह बैड डेट कब रियलाइज होते हैं, जब एक्चुअली हमने उनकी कंडीशंस पढ़ी थी, उन क्राइटेरियाज को जब वो मीट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने एक और कॉन्सेप्ट पढ़ा, साइंटिफिक रिसर्च। साइंटिफिक रिसर्च का जो एक्सपेंस है, इसमें हमने क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा, इसने कहा दो चीजें हो ना, एक तो बिजनेस के लिए हो और दूसरा पाकिस्तान में हो, तो क्या होगा, आपको ये साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर मिल जाएगा। बाकी डेफिनेशन है, वरना नहीं मिलेगा। क्लियर है। अब आगे यहां पे बाकी यहां पे भरते हैं बोर्ड, ठीक है। उसके बाद जी नेक्स्ट वो उसने आपसे कहा एम्प्लॉय ट्रेनिंग, एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड फैसिलिटीज। उसने कहा आप एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड फैसिलिटीज दें, लेकिन इसमें उसने कहा 3 चीजें हैं, ठीक है। 3 क्या क्या कहा उसने कहा, अपने एम्प्लॉयज के लिए एजुकेशनल एंड मेडिकल फैसिलिटीज दे दें आप, ठीक है। नंबर 2 उसने कहा अपने एम्प्लॉयज को ना दें, गवर्नमेंट ने जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए कोई इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश किया हुआ है उसमें पैसे दे दें, या किसी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान की ट्रेनिंग करा दें जो कि FBR से अप्रूव्ड है या रिकग्नाइज्ड है, ठीक है। तो आप 3 जगहों पे ये खर्चे करेंगे। मैं इसलिए बिल्कुल शॉर्ट लिख रहा हूं ताकि आपको कीवर्ड ज़हन में रहे, ठीक है, कॉन्साइज कर रहा हूं। उसके बाद नेक्स्ट उसने कहा कि जी प्रॉफिट ऑन डेट, आप लोगों को एंड तक नजर तो आ रहा है ना। प्रॉफिट ऑन डेट ये आपको जो है अलाउ हो जाएगा एक्सपेंस। इसमें आपने 2 एक्सपेंस याद रखने हैं जो मेन आपके आते हैं। एक इंटरेस्ट, उसने कहा अगर बिजनेस के लिए आपने लोन ली है तो इंटरेस्ट आपको अलाउ हो जाएगा। दूसरे नंबर पे उसने आपको कहा, क्या कहा जी, लीज पे अब आपने अगर एसेट लिया ना, लीज रेंटल्स फिर आपको अलाउ हो जाएंगे। लेकिन उसने कहा व्हीकल अगर नॉट प्लाइंग फॉर हायर है तो उसकी लीज मैक्सिमम जो प्रिंसिपल आपको लीज रेंटल्स के तौर पे अलाउ होंगे वो 2.5 मिलियन तक अलाउ होंगे, ठीक है। ये 2 इंपॉर्टेंट चीजें जो ICAP बार बार टेस्ट करता है। उसके बाद उसने कहा बैड डेट्स, उसने कहा बैड डेट्स जो हैं वो अलाउ होंगे अगर इनकी 3 कंडीशंस मीट हो जाएंगी। 3 कंडीशंस, ठीक है। एक तो उसने कहा अमाउंट ऑफ डेट इनकम से रूट होके गया वो, नंबर 1। नंबर 2 क्या हो, आपने अकाउंट्स में राइट ऑफ कर दिया है और रीजनेबल आपको रीजनेबल ग्राउंड है कि अब ये आपको रिकवर नहीं होगा। और इसी के साथ आपका एक पॉइंट कनेक्टेड है, बैड डेट्स रिकवर्ड। बैड डेट्स रिकवर्ड का ना टैक्स का अपना फार्मूला है, इसका आंसर प्लस आएगा या माइनस आएगा, दोनों आ सकते हैं। आपको जैसे अकाउंटिंग में तो होता है ना, बैड डेट्स रिकवर्ड है, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट जो नोट करने वाला है वो ये है कि अकाउंटिंग में तो जब भी बैड डेट रिकवर्ड होंगे आप उनको इनकम ट्रीट करते हैं। यहाँ पे कहता है ऐसा नहीं है, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, अगर आंसर आपका प्लस आएगा तो चार्जेबल टू टैक्स होगा और अगर माइनस में आएगा
तो आपने दोबारा डिडक्शन क्लेम करनी है, दोबारा से एक्सपेंस लेना है, हालांकि आपको बैड डेट रिकवर हो रहा है आपको। क्लियर है? उसके बाद एट द एंड उसने आपसे कहा कि जो है वो स्टॉक इन ट्रेड को कैसे वैल्यू करेंगे, तो उसने कहा वही स्टॉक इन ट्रेड को वैसे ही वैल्यू करेंगे उसी फार्मूले के साथ, परचेजेस प्लस ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो उसने कहा यही फार्मूला है, इसी फार्मूले से करेंगे। फिर उसने डिफरेंट मेथड्स बता दिए। ठीक है, फिर यहां पे उसने एक और कॉन्सेप्ट बताया, कैश फॉलो करें या एक्रूवल फॉलो करें। ठीक है, कैश फॉलो करें कि एक्रूवल फॉलो करें। तो उसने कहा कि डिपेंड करता है, अगर इंडिविजुअल या एओपी है तो उनके पास ऑप्शन है, और अगर कंपनी है तो फिर एक्रूवल। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, अब आगे जो है वो मेरा ख्याल से वो आपका चैप्टर 8 है जो आ रहा है इंपॉर्टेंट, लेकिन वो कैमरा ऑपरेटर ही जो है वो गया हुआ है, मैंने इधर लिखना है। यार उसको कैमरे को थोड़ा सा इस साइड पे करते हो कि ये वाला बोर्ड नजर आ जाए। ये एरिया बस नजर आ जाए। ठीक है, आ रहा है? बस ठीक है, आ जाओ, थैंक यू। अच्छा, उसमें सबसे पहले उसने कहा डेप्रिशिएबल एसेट पे आपको क्या मिलेगी? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के कुछ प्रिंसिपल्स उसने बताए आपको। वैसे में की प्रिंसिपल्स जो आपने जहन में रखनी है वो क्या? एक तो WDV मेथड अडॉप्ट करना है आपने। ठीक है, रेट्स इसके अपने हैं, रेट्स आपने अकाउंटिंग वाले नहीं उठाने, अकाउंटिंग वाली हम डेप्रिसिएशन को नहीं मानते। उसके बाद उसने कहा नेक्स्ट में ईयर ऑफ एक्विजिशन और ईयर ऑफ डिस्पोजल, इन पे आपने क्या करना है? ईयर ऑफ एक्विजिशन पे फुल ईयर डेप्रिसिएशन लेनी है, ईयर ऑफ डिस्पोजल पे कोई डेप्रिसिएशन नहीं लेनी। ठीक है, उसके बाद उसने कहा ये जो WDVs दो हैं, WDV को हेडिंग कर देते हैं। एक WDV आपकी आ रही है एट द बिगिनिंग और एक WDV एट डिस्पोजल, एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल। आपकी दो WDVs आ रही हैं। ठीक है, अगर तो होली यूज एसेट है तो इनमें कोई फर्क नहीं होगा, लेकिन अगर पार्टली यूज एसेट है फिर फर्क होगा। फिर फर्क क्या होगा? ये जो WDV एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर है, इससे सारी डेप्रिसिएशंस माइनस हुई होंगी, बिजनेस भी नॉन बिजनेस भी। और ये वाली जो WDV एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल है पार्टली यूज एसेट में, इससे सिर्फ कौन सी? बिजनेस डेप्रिसिएशंस माइनस हुई होंगी। ये फर्क है, बस पार्टली में फर्क है और कोई फर्क नहीं। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा? उसके बाद हमने पढ़ा जी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट। हमने कहा कॉस्ट में ना, अगर व्हीकल नॉट प्लाइंग फॉर हायर है तो कॉस्ट 7.5 पे रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, मिलियन 7.5 मिलियन पे रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। फिर हमने इसके साथ एक कनेक्टेड कॉन्सेप्ट पढ़ा कंसीडरेशन रिसीव्ड का। उसने कहा कंसीडरेशन रिसीव्ड का जो नॉर्मल फार्मूला है वही फार्मूला होगा, कंसीडरेशन रिसीव्ड माइनस टैक्स की WDV। टैक्स की WDV जो है वो होली ऑन्ड में जो है वो वही नॉर्मल जो WDV चलती आ रही है वही होगी, लेकिन पार्टली में आप ये वाली यूज करेंगे जिसके अंदर आपकी सिर्फ बिजनेस डेप्रिसिएशंस माइनस हुई होंगी, जो ऊपर मैं बता चुका हूं। उसके बाद उसने कहा आगे क्या क्या एक्सेप्शंस आएंगी। एक आपकी वही व्हीकल नॉट प्लाइंग फॉर हायर। कह रहे ये एक्सेप्शन क्यों है? क्योंकि आपने इस गाड़ी की अगर कॉस्ट को रिस्ट्रिक्ट किया था तो उसकी कंसीडरेशन को भी उसी रेशो में रिस्ट्रिक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट उसने क्या कहा आपको? उसने कहा इमोल प्रॉपर्टी अगर आप बेच रहे हैं और उसकी कंसीडरेशन रिसीव्ड कॉस्ट से भी बढ़ गई, WDV का बात नहीं हो रही,
कॉस्ट से भी बढ़ गई, जब आपने खरीदी थी जितने की उससे भी ज़्यादा आपने महंगी बेची है, तो अब क्या होगा, अब उसकी जो कंसिडरेशन रिसीव्ड मिली है आपको उसको कॉस्ट ट्रीट करेंगे, यानी आपकी कॉस्ट उड़ जाएगी, कंसिडरेशन रिसीव वहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी WDV इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो बस वो फार्मूला फिर वही है। उसके बाद हमने पढ़ा लैंड के बारे में। उसने कहा लैंड जो है ना वो आपने डेप्रिशिएबल एसेट्स का पार्ट बनाना है और उसके अलावा ना इसको डेप्रिशिएबल एसेट कंसिडर करना है, ये कैपिटल एसेट है। ठीक है, और इसके ऊपर कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस आएगा, चैप्टर 9 में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह इसको। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा, एक पॉइंट एक्सपोर्ट्स। अगर आप अपना कोई एसेट एक्सपोर्ट आउट ऑफ पाकिस्तान कर देते हैं तो आपको जितनी भी कंसिडरेशन रिसीव्ड मिली है उसको भूल जाएं, जो इस एसेट की कॉस्ट थी वो इसकी कंसिडरेशन रिसीव्ड होगी। जब भी कॉस्ट और कंसिडरेशन इक्वल हो रही है, वो इस केस के अंदर या इस केस के अंदर, तो आपका जितना भी टैक्स का गेन आएगा वो इक्वल्स टू योर एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन आएगा। क्योंकि देखें वही फर्क होता है ना, WDV और कॉस्ट के अंदर डेप्रिसिएशन का ही फर्क होता है। तो अगर कॉस्ट और कंसिडरेशन इक्वल हो गई तो फर्क भी वही रह जाएगा आपका। उसके बाद हमने एक और कॉन्सेप्ट पढ़ा था, कौन सा, इंटेंजिबल, इंटेंजिबल्स। इंटेंजिबल्स का क्या कॉन्सेप्ट था, सॉरी इंटेंजिबल्स पे आ गया हूं, इनिशियल अलाउंस। इंटेंजिबल्स अगले पेज पे, इनिशियल अलाउंस। इनिशियल अलाउंस ये कहता है कि आपको एक ना, जब आप एसेट खरीदेंगे ना तो इनिशियली आपको एक अलाउंस मिलेगा। अलाउंस मींस एक्सपेंस मिलेगा या डेप्रिसिएशन की फॉर्म में। वो सिर्फ आपको मिलेगा, इन सिंपल वर्ड्स बता रहा हूँ, प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर 25%। और प्लांट एंड मशीनरी भी या आपकी नई होगी या यूज्ड होगी अब्रॉड, बाहर यूज हुई होगी, यहां पे नहीं हुई होगी। क्लियर है, आगे चलें। उसके बाद जी आपका कॉन्सेप्ट आया इंटेंजिबल्स का। इंटेंजिबल्स का कॉन्सेप्ट, इंटेंजिबल कौन से एसेट्स होते हैं जिनकी कोई टेंजिबल हैसियत नहीं होती और उनकी यूजफुल लाइफ मोर देन 1 ईयर होती है। ठीक है, अब वो कहता है कि इसकी कॉस्ट कैसे कंप्यूट करेंगे। उसने कहा कॉस्ट 4 तरह से हो सकती है, एक्वायर करें, ठीक है, खुद से क्रिएट करें तब भी जितना खर्चा आया है, रिन्यू कर लें उसको, इम्प्रूव कर लें, तो ये चारों फैक्टर्स जो हैं उसकी कॉस्ट का पार्ट बन देंगे। यहाँ पे WDV का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड। वैसे लिख रहा हूँ SLM, ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड, यानी जितनी कॉस्ट है उसको डिवाइड करेंगे, जितना यूजफुल उसकी लाइफ है उससे डिवाइड करेंगे, हर साल में इक्वली आपको अमोर्टाइजेशन मिलेगी। अगर यूजफुल लाइफ नहीं पता तो 25 साल अज्यूम करेंगे। फिर इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन और इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल क्या करेंगे, इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन आप करेंगे नंबर ऑफ डेज पे अमोर्टाइजेशन को अपोर्शन, और इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल यही वाला कॉन्सेप्ट है कि नो अमोर्टाइजेशन, डिस्पोजल के टाइम पे आपको कोई अमोर्टाइजेशन नहीं मिलेगी। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके अलावा इसमें मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसा खास कॉन्सेप्ट है। ठीक है और कोई साथ पार्टली वाला, लेकिन वो सबके लिए। अच्छा पार्टली वाला, हाँ पार्टली वाला भी इंपॉर्टेंट है। पार्टली वाले में ये समझ लें कि अब यहाँ पे बेसिकली आपकी उसमें कॉन्सेप्ट क्या है कि WDV एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल क्या लेंगे। अब हमें यहाँ पे WDV एट द बिगिनिंग तो नहीं चाहिए ना, क्योंकि ये तो स्ट्रेट लाइन मेथड पे हो रहा है, तो यहाँ पे WDV एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पे तो WDV हमें चाहिए एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल सिर्फ। वो हम कैसे कंप्यूट करेंगे, अगर आपका जो है ना WDV तो वही है, लेकिन पार्टली यूज एसेट में क्या होगा, वो इसके साथ कॉन्सेप्ट मैच नहीं करता।
ये कहता है कि सिर्फ WDV पार्टली यूज एसेट में आप क्या करेंगे, सिर्फ बिजनेस की माइनस करेंगे। ये कहता है सारी माइनस करेंगे, बिजनेस भी और नॉन बिजनेस भी, जब भी आप गेन लॉस कंप्यूट कर रहे हैं उस टाइम पे। ठीक है, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट आपका एक कॉन्सेप्ट आया प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर। प्री कमेंसमेंट, उसने कहा ये होता क्या है प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर? उसने कहा वो एक्सपेंडिचर होता है जो बिजनेस कमेंस करने से पहले होता है। जैसे कहते हैं नहीं प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग कहते हैं ना, तो इसी तरह ये भी प्री कमेंसमेंट। ठीक है, प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर है, ये बिजनेस स्टार्ट करने से पहले जो आपने इनकर किया, इसका है कि 20% के हिसाब से आपने हर साल क्लेम कर लेना। जब बिजनेस स्टार्ट होगा ना, आपका इनकम आनी शुरू होगी, तो आपने 20% करके इसको क्लेम कर लेना। एट द एंड हमारा मेरे ख्याल से एसेट्स का टॉपिक बच गया। तो एसेट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एसेट्स, यहाँ पे जो एसेट्स का टॉपिक है याद रखिएगा, सिर्फ चैप्टर 7 और चैप्टर 8 के एसेट्स की बात नहीं हो रही, क्योंकि चैप्टर 8 के अंदर तो आपके सिर्फ डेप्रिशिएबल और इनटेंजिबल है ना। यहाँ पे तीनों एसेट्स हैं आपके, डेप्रिशिएबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स और कैपिटल एसेट्स। ठीक है, DA, IA और CA याद रखिएगा। ठीक है, तीनों एसेट्स आप, CA तो वैसे होते हैं एसेट्स, है ना। अच्छा, उसके बाद क्या है कि एसेट्स में उसने कहा जब आप उसको एसेट को एक्वायर करेंगे तो कितनी कॉस्ट रिकग्नाइज करेंगे। इसके साथ ये 5 टॉपिक्स हैं आपके कनेक्टेड, और जब आप उसको डिस्पोज ऑफ करेंगे तो कितनी कंसीडरेशन रिसीव्ड लेंगे, और एंड में वो कहता है कि कितनी वैल्यू का एसेट हो तो बैंकिंग चैनल यूज करेंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम चैप्टर 7 एंड 8। कोई क्वेश्चन है तो बताएं। अगर कोई क्वेश्चन नहीं तो हम इसकी ट्रीटमेंट्स देखते हैं। वो जो मैंने आपके साथ ट्रीटमेंट्स वाला वो पेज शेयर किया था ना, वो ओपन करें, मैं उसको एक्सप्लेन करता हूं आपको। ये अगर आपको समझ आ गया ना, बिजनेस का न्यूमेरिकल इससे बाहर नहीं है। ठीक है, और अगर नहीं समझ आए तो क्वेश्चंस करिएगा। रेंट की कहाँ पे? तो लैंड को आपने कैपिटल एसेट ट्रीट करना है ना। लैंड में तो वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा ना, वो मैं करवाऊंगा आपको। ठीक है, तो वो नहीं हुआ आपसे सवाल? अच्छा, वो मैं आपको अगले चैप्टर में जब हम कर लेंगे ना, उसके बाद में करूँगा। उसने वो कंबाइंड एसेट है, वो जो हमने कहा नहीं कि अगर कोई 2 या 2 से ज़्यादा एसेट्स इकट्ठी एक ही ट्रांजैक्शन में डिस्पोज ऑफ हों, तो उसने उसकी कंसिडरेशन फेयर मार्केट वैल्यूज पे स्प्लिट की हुई है। ठीक है, अच्छा जी, सबसे पहले देखें आपको इसमें क्या दिया हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखें, अकाउंटिंग पहले होती है, ठीक है, उसके बाद उसका टैक्स बनता है। प्रोजेक्टर लगाऊं? प्रोजेक्टर लगाने की जरूरत है? अगर कहते हैं तो लगा देता हूं, है आप सबके पास? ठीक है। अच्छा, उसमें सबसे पहले आपको कह रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अभी आप लोगों ने इसकी शायद वो पिक्चर लेनी हो, क्योंकि 2 चैप्टर्स एक जगह पे समराइज हुए हैं। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऐसे ही बनता है ना। देखें, होता ये है कि अगर किसी, पहले समझे कि देखें, अगर एक बंदा है, उसका ये देखें ना, ये आप इंडिविजुअल है मिस्टर ए, वो बिजनेस करते हैं, उनका जो बिजनेस का ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो 1 जुलाई से 30 जून पे उनका जितनी भी एक्टिविटी है प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाएगी। फिर उन्होंने 30 सितंबर को अपनी रिटर्न फाइल करनी है, तो रिटर्न तो बाद में फाइल होगी। ठीक है, टैक्स का कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम और टैक्स लायबिलिटी बाद में कंप्यूट होगी। पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लेंगे। वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, उन्होंने कहा मेरा टर्न ओवर यानी मेरी सेल्स कितनी है 10 मिलियन, मेरी कॉस्ट ऑफ सेल्स 5 मिलियन है, तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट हो गया 5 मिलियन। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 1 मिलियन के माइनस किए तो ऑपरेटिंग आ गया, ऑपरेटिंग गेन आ गया। ठीक है, ये लॉस नहीं गेन है 4 मिलियन का। उसके बाद अदर इनकम आई, और नहीं सॉरी, फाइनेंस चार्जेस ऑन लीज ऑफ मशीनरी आई और अदर इनकम आई। फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया, टैक्सेशन आ गई और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। अच्छा, यहाँ से हमें ऑन द फेस कोई ऐसी चीज़ नज़र आ रही है जो हमें अलाउेबल ना हो?
टैक्सेशन डिसअलाउड। एक तो हमें वो टैक्सेशन 4 लाख का अलाउड नहीं है, ये हमने पढ़ा ना। इनकम टैक्स आप जो भी पे करेंगे आपको अलाउड नहीं होगा, ठीक है। जो 4 लाख की टैक्सेशन आ रही है आपकी, इनकम टैक्स आ रहा है, ये अलाउड नहीं है ना हमें, ठीक है। उसके बाद फाइनेंस चार्जेस ऑन लीज ऑफ मशीनरी, ये भी अलाउड नहीं है ना। हमने कहा था लीज पे हम क्या करेंगे, लीज रेंटल्स देंगे, ना डेप्रिसिएशन आपको अलाउ होगी, ना आपको उसके फाइनेंस चार्जेस अलाउ होंगे लीज एसेट के ऊपर। ये दो चीजें हमें ऑन द फेस नजर आ रही हैं कि अलाउड नहीं है, ठीक है। कॉन्सेप्ट रिकॉल हो रहा है। अब आगे चलते, देखें हमें टैक्सेशन अलाउ नहीं है, तो इसका मतलब है हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स से शुरू कर दें। अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से शुरू करेंगे तो हमें ऐड बैक करना पड़ेगा ना। तो हम ऐसा करते हैं, हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स से शुरू करते हैं। यार इसको थोड़ा सा अब इधर कर देना। प्रॉफिट बिफोर टैक्स से हमने शुरू किया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स था हमारा 36 लाख रुपए। फिर हम हेडिंग देते हैं किस चीज की, एड इन एडमिजिबल एक्सपेंसेस। अच्छा, इन एडमिजिबल एक्सपेंसेस क्या होते हैं? जो अकाउंटिंग में तो आपने माइनस किए हुए हैं, टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इनएडमिजिबल है, ठीक है। बेशक लिख लें, आप लोगों के लिए आसान होगा। ये टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इनएडमिजिबल है, अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से एडमिजिबल हैं। आपने प्रॉफिट बिफोर टैक्स में माइनस किए हुए हैं, ठीक है। एडमिजिबल इनकम्स कौन सी होती हैं? ऐसी इनकम्स जो टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एडमिजिबल हैं लेकिन अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से एडमिजिबल नहीं है। बेसिकली जिन चीजों में कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है ना, वही हम यहां लिख रहे होते हैं, उन्हीं की एडजस्टमेंट्स डाल रहे होते हैं। जैसे आप कैश फ्लो बनाते हैं तो उसमें से जो नॉन कैश आइटम होते हैं उन्हीं को निकालते हैं, सारों को नहीं निकालते। तो यहां पे भी जहां पे टैक्स और अकाउंटिंग का आपस में क्या आएगा, कॉन्फ्लिक्ट, तो उन चीजों की एडजस्टमेंट डालेंगे। इसी तरह नीचे देखें जरा, जो लेस आ रहा है, एडमिजिबल एक्सपेंसेस। ये वो एक्सपेंसेस हैं जो अकाउंटिंग में आपने अकाउंटिंग में माइनस नहीं किए हुए, लेकिन टैक्स वाले कहते हैं कि आपको एडमिजिबल है, माइनस करें। यानी टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एडमिजिबल एक्सपेंसेस हैं और टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आगे जो इनएडमिजिबल इनकम्स हैं, यानी वो इनकम्स हैं जो आपने अकाउंटिंग में तो कंसिडर की हुई हैं लेकिन टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अलाउ नहीं है इनकम, उनको ऑफर फॉर टैक्स नहीं करना, वो इनएडमिजिबल इनकम्स है। अब हम इनको वन बाय वन पढ़ेंगे, आपको समझ आ जाएगी। जैसे अब देखें ना, अब वही है, अब यहां पे देखें, पहले वो कह रहे हैं पाकिस्तानी और फॉरेन इनकम टैक्स आपने पे किया, वो ऐड बैक करें, ठीक है। उसके बाद इनकम टैक्स विद होल्डिंग टैक्स कलेक्टेड डिडक्टेड, वो ऐड बैक करें। एक्सपेंसेस इसके ऊपर आपने टैक्स नहीं काटा, इसकी दो एक्सेप्शंस हैं, याद है, एक 161 162 वाली पड़ी थी, एक रॉ मटेरियल वाली पड़ी थी हमने, तो वो ऐड बैक होगी। कमीशन वाली अभी हमने पढ़ा, एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर, कंट्रीब्यूशन टू रिकग्नाइज्ड अनरिकग्नाइज्ड या जिसमें विद होल्डिंग की अरेंजमेंट नहीं हुई हुई, फाइन पेनल्टी जो आपने कोई लॉ रूल और रेगुलेशन के अंडर पे की हो, पर्सनल एक्सपेंसेस, रिजर्व फंड, कैपिटलाइज्ड, फिर अमाउंट पेड बाय एओपी टू इट्स मेंबर्स, बैंकिंग चैनल, सैलरी ऑफ 25,000, एक्सपेंडिचर ऑफ कैपिटल नेचर, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन मिलती है। अनरियलाइज एक्सपेंसेस एंड प्रोविजंस, ये वो नोशनल वाला पॉइंट है, ठीक है। रिसर्च एक्सपेंडिचर, अगर नॉट इन अकॉर्डेंस, रिसर्च एक्सपेंडिचर में हमने दो चीज़ें पढ़ी कि ये दो क्राइटेरिया मीट होंगे तो इन अकॉर्डेंस विद लॉ होगा। उसके बाद एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड फैसिलिटीज़ पढ़ा हमने, उसमें 3 क्राइटेरियाज। अकाउंटिंग के बैड डेट्स हम नहीं मानते, क्यों? हमारे टैक्स का अपना उसने कहा था कि 3 कंडीशंस पूरी होंगी तो वो वाले हम मानेंगे, तो अकाउंटिंग के बैड डेट हम रिवर्स करते हैं। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन, हम टैक्स वाले क्या कहते हैं, हम अकाउंटिंग वाली डेप्रिसिएशन नहीं मानते, हमारे अपने रेट्स हैं, हमारा अपना मेथड है, तो अकाउंटिंग वाली डेप्रिसिएशन तो क्लेम नहीं कर सकते ना, तो वो हम ऐड बैक कर देंगे। इसी तरह अकाउंटिंग अमोर्टाइजेशन वो भी नहीं मानते, हम इसके मुताबिक कंप्यूट करेंगे जो हमने इंटेंजिबल्स का टॉपिक पढ़ा है। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन और लीज एसिड की ना हम डेप्रिसिएशन मानते हैं ना हम उसके फाइनेंस चार्जेस मानते हैं। तो देखें यहाँ पे फाइनेंस चार्जेस जो 7 लाख लिखे हैं वो ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस से उठाए हुए हैं,
ठीक है, जो मैंने आपको बताए थे ना ये एडमिजिबल नहीं है तो वो वहां से उठाए हुए हैं, इसलिए सिर्फ इसकी फिगर डिफरेंट है क्योंकि इसकी एक्चुअल फिगर उठाई है वहां से। प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर अकाउंटिंग में सारे के सारे माइनस कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे फुल एक्सपेंडिचर अलाउड नहीं होते। हमने पढ़ा था 20% करके क्लेम करने हैं आपने। अकाउंटिंग लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट, अच्छा अकाउंटिंग लॉस जो होता है वो तो अकाउंटिंग के मुताबिक है। अकाउंटिंग की तो डेप्रिसिएशन ही फर्क होती है, तो अकाउंटिंग की WDV भी फर्क होगी, ऐसा ही है। तो जब WDV फर्क होगी तो उनका गेन लॉस की अमाउंट भी डिफरेंट आएगी। ये कॉन्सेप्ट समझ आया? सबको आया समझ के नहीं आया? तो इसलिए अकाउंटिंग लॉस जो होगा ना, जो अकाउंटिंग के मुताबिक जो आपका लॉस आ रहा होगा वो भी ऐड बैक करेंगे। हाँ, अगर टैक्स का गेन आ रहा है ऑन डिस्पोजल तो वो तो एडमिजिबल इनकम में आएगा ना। हेडिंग देखें ना ऊपर, एडमिजिबल इनकम, ये एडमिजिबल इनकम है, टैक्स गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट। इसी तरह टैक्स के बैड डेट्स रिकवर्ड अगर आपकी इनकम आ रही है तो वो भी आपकी एडमिजिबल इनकम यहाँ पे आ जाएगी। अब नीचे आ जाए, एडमिजिबल एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं? टैक्स के बैड डेट्स अकाउंटिंग वाले हमने रिवर्स कर दिए थे, वो इनएडमिजिबल है। टैक्स वाले हम क्लेम करेंगे। हमने ऊपर लीज एसेट की डेप्रिसिएशन भी ऐड बैक की थी, फाइनेंस चार्जेस भी, और हमें मिलेगा क्या? लीज रेंटल्स, ये एडमिजिबल एक्सपेंस है, ठीक है। उसके बाद टैक्स डेप्रिसिएशन और इनिशियल अलाउंस मिलेगा, हमने अकाउंटिंग वाली रिवर्स कर दी थी, हमें टैक्स वाली मिलेगी। टैक्स अमोर्टाइजेशन मिलेगी हमें। प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर अमोर्टाइज होगा 20% के ऊपर, उधर हमने फुल ऐड बैक किया, फुल वाला हमें नहीं मिलेगा, फुल हमने रिवर्स कर दिया, 20% हमें मिल जाएगा। अकाउंटिंग गेन अगर आ रहा है तो अकाउंटिंग, ये अकाउंटिंग वाला गेन है तो ये इनएडमिजिबल इनकम है आपकी, जो ऊपर हेडिंग आ रही है ना इनएडमिजिबल, तो अकाउंटिंग वाली इनकम तो इनएडमिजिबल है, हमने तो टैक्स के मुताबिक कंप्यूट करना है। अगर टैक्स लॉस आएगा ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट तो ये एडमिजिबल एक्सपेंस होगा, ठीक है। इसी तरह अकाउंटिंग बैड डेट्स रिकवर्ड अगर आते हैं तो हम क्या करेंगे? इनएडमिजिबल इनकम। क्यों? क्योंकि हम तो टैक्स के मुताबिक कंप्यूट करेंगे ना, और एंड में टैक्स के बैड डेट्स रिकवर्ड अगर आ जाते हैं आपके तो ये आप क्लेम कर लेंगे एज एडमिजिबल एक्सपेंस। जब हमने पढ़ा था ना, ये दोनों जगह पे आ रहा है, प्लस में भी माइनस में भी, क्योंकि इसका आंसर प्लस भी आ सकता है माइनस भी आ सकता है, तो दोनों, बस ये सारी ट्रीटमेंट्स हैं। इसमें मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसी आपको कंफ्यूजिंग ट्रीटमेंट होगी आफ्टर के जब हमने पूरा रिवाइज भी कर लिया। फिर भी अगर कोई पूछना चाहे तो पूछ सकते। सर ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया, उसके बाद हमने ये सारा कंप्यूट करके अब हमने टैक्स निकाला, ये वाला ये बिजनेस की टैक्सेबल इनकम है। टैक्सेबल इनकम यहाँ से हम टैक्स निकालेंगे नहीं, अब अगर लेट सपोज और भी आपके हेड्स हैं, NTR की तो सारी इनकम्स ऐड होती है ना। फॉर एग्जांपल ये बंदा सैलरी भी अर्न कर रहा है तो फिर सैलरी में भी ऐड करेंगे इसको, ठीक है। ये सिर्फ आपने इनकम फ्रॉम, हमने कहा था ना कि 5 हेड्स आपके हैं, 5 हेड में से अभी सिर्फ आपने ये एक हेड की वर्किंग की है। तो ये जो ऊपर 4 लाख निकालिए कहाँ से? कौन सा 4 लाख? 4 लाख तो ये होता है ना, जब आप बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो आप उस टाइम कहते हैं कि हाँ बिजनेस इनकम के ऊपर मुझे इतना टैक्स पे करना पड़ सकता है। प्रोविजन होती है ना, ये भी प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। ऐसा तो नहीं है ना ये भी देना है और ये भी देना? नहीं, ऐसा नहीं है। वो तो आप प्रोविजन, जैसे प्रोविजन फॉर बैड डेट नहीं बनाते, इसी तरह जब आप अकाउंट्स बना रहे होते हैं ना तो आप कहते हैं हाँ हमें इतना टैक्स देना पड़ेगा। ये सिर्फ क्योंकि ईयर एंड पहले होना होता है इसलिए। हाँ, ईयर एंड पहले होना, प्रोविजन बिल्कुल सही है। सो इसमें जो स्पेकुलेशन बिजनेस है इसके आपने कहा था ना अलग हेड बनेगा, इसी के अंदर आएगा, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ऐड करेंगे? नहीं, अलग हेड बनेगा उसका, उसको इसके इनकम फ्रॉम नहीं, ये सिर्फ नॉर्मल बिजनेस की ट्रीटमेंट है। स्पेकुलेशन में तो इतनी ट्रीटमेंट्स होंगी नहीं ना। आप खुद सोचिए ना, स्पेकुलेशन में क्या होता है? स्पेकुलेशन में तो वो एक परचेज और सेल होती है, उसके क्या एक्सपेंसेस होंगे? कोई भी नहीं होंगे उसमें। तो सिर्फ फिजिकल, उसमें तो फिजिकल डिलीवरी ऑफ गुड्स भी नहीं है ना, तो उसमें तो बस जो डिफरेंशियल का आपका गेन होता है उसका एक सवाल भी मैं आप लोगों को करवाऊंगा, उसमें तो सिर्फ बस उसका एक्सपेंसेस माइनस करके वो अपने अलग से वो करना है। हाँ, अगर उसकी गेन आ जाए तो क्या करेंगे फिर? ये जो जिस तरह इसकी टैक्सेबल इनकम आई है 4487500, इसमें ऐड कर देंगे, क्योंकि वो भी NTR है रिजीम उसकी, इसकी भी NTR की रिजीम है। सैलरी भी होती तो वो भी इसमें ऐड हो जाती, इस हेड में ऐड नहीं होगी, टैक्सेबल इनकम में ऐड हो जाएगी। ये जो 4487500 की इनकम है ये आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस है, 5 हेड में से एक हेड की इनकम है। इसके साथ जितनी भी NTR की इनकम्स होंगी वो क्लब हो जाएंगी। नहीं, अब ये
एडिंग ना इनकम फ्रॉम बिजनेस, हम क्या करेंगे, इनकम फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस। नहीं, इसके नीचे ऐड कर दें। नहीं, अलग से 4487,500 के बाद में स्पेकुलेशन बिजनेस इनकम, उसमें से जितनी इनकम, अगर उसका लॉस आ जाएगा तो उसको कहीं पे भी नहीं लिखेंगे। हमने पढ़ा था ना, उसका लॉस सिर्फ स्पेकुलेशन इनकम अगर कहीं और है तो उससे माइनस होगा। वो प्रिंसिपल्स भी याद रखने, ठीक है। पूछते रहें, जो जो क्वेश्चन है अपने माइंड को क्लियर करें। बंद करते हैं, क्लास ओवर होगी।